हाय गाइस, वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए गुंजन राठौड़ एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं और साथ ही मैं बताऊंगी कि उस सेव करे गए मनी को आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट टिप जो है वो है कि अगर आपको अपना मनी सेव करना है, अगर आपको तो आप उसको टैक्स के थ्रू सेव कर सकते हैं। मतलब कि आपका एक HUF बनाना है। अब HUF क्या होता है? एक सेपरेट एंटिटी होती है। जिस तरीके से इंडिविजुअल स्टेटस होता है उसी तरीके से HUF स्टेटस भी होता है। कोई भी हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF फॉर्म कर सकती है। अब इसमें आपको क्या करना है कि कुछ इनकम जो है वो आपको वहाँ पे पार्क करनी है। सपोज अगर कोई भी गिफ्ट अप टू 50,000 आप उस HUF में डाल सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो आप वो उसको इस HUF में डाल सकते हो, या फिर इवन धीरे धीरे करके आप अपनी बिजनेस इनकम वगैरह भी HUF में पार्क कर सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा ना कि आपको जिस तरीके से ATC वगैरह के जो डिडक्शंस होते हैं या फिर बाकी जो डिडक्शंस होते हैं जो भी एक इंडिविजुअल पे मिलते हैं, वही सेम डिडक्शंस आपको HUF में भी मिल सकते हैं। सपोज आज मैं जो भी ATC का खर्चा कर रही हूँ, सपोज मेरा 2.5 लाख का उसमें खर्चा जा रहा है, बट आप सबको पता होगा कि ATC का डिडक्शन अप टू 1.5 लाख ही मिलता है। मतलब कि 1.5 लाख के बाद का अगर कोई भी खर्चा है तो मैं उसको ATC में नहीं क्लेम कर सकती। तो अब इससे क्या होगा ना कि मेरा जो 1 लाख का जो ऊपरी खर्चा था, मतलब कि अगर मेरा 2.5 लाख का खर्चा है उसमें से 1.5 लाख का मैंने ATC में ले लिया, तो उसके ऊपर जो 1 लाख का है उसका तो मैं डिडक्शन ले ही नहीं पाई। तो इसलिए अगर आप एक HUF फॉर्म कर लोगे तो उसमें सारी की सारी आपको जो लिमिट्स है, मतलब ATC की फ्रेश 1.5 लाख की लिमिट और भी बाकी सारे डिडक्शंस की लिमिट आपको फ्रेश HUF में मिल जाएगी और आप वो जो खर्चा है आप वो HUF में क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका टैक्स बहुत सारा HUF के थ्रू सेव हो जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट टिप। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक HUF फॉर्म कर लेना है ताकि आप उससे अपना जो टैक्स है वो सेव कर सको। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड टिप की। तो सेकंड टिप में क्या है कि अगर आप फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि दो तरह के लोन मिलते हैं मार्केट में। पहला होता है जिसपे फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है और दूसरा होता है जिसपे फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होती है। तो अगर आपने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट वाला लोन लिया है तो अब उसमें क्या होगा ना कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट वाले लोन में आपकी अगर मार्केट में रेट बढ़ रही है या फिर मार्केट में रेट कम हो रही है, तो अगर बढ़ी हुई रेट है तो बैंक नॉर्मली सी बात है कि जैसे कि अगर सपोज मैंने लोन लिया था 10%, तो 10% वाले में अगर अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गई है नेक्स्ट ईयर 12%, तो बैंक मुझ पे वो 12% वाला ही अप्लाई करेगा, क्योंकि मेरा क्या था, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट वाला लोन था। बट अब सपोज कि अगर अगले साल उसकी रेट जो हो गई है 8%, तो क्या बैंक जो है वो 8% अप्लाई करेगा? कायदे से देखा जाए तो करना चाहिए, बट इसमें एक छोटा सा रूल है। इसका रूल क्या है कि आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है तो ही आपका जो बैंक है वो आपकी रेट कम करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो इस रूल को नहीं जानते हैं वो ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन नहीं देते हैं और उनको जो वो 2% वाला जो उनका इंटरेस्ट वो सेव हो सकता था उसका उनको नुकसान होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट आइंदा से ध्यान में रखना है ताकि आपको क्या है हर ईयरली बेसिस पे या फिर कुछ मंथली बेसिस पे आपने अगर फ्लेक्सिबल वाला कोई भी लोन लिया है जिसकी फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है तो आप उसका रिव्यू करते रहिए और उसके साथ ही आपको जब भी लगे कि अभी हमारी रेट जो है वो कम हो चुकी है तो आप उसका रिटर्न एप्लीकेशन अपने बैंक को दे दीजिए। तो ये हो गई सेकंड टिप, ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आप अपना बहुत सारा जो इंटरेस्ट है वो बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम थर्ड टिप का। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। थर्ड टिप है हमारी होम लोन से रिलेटेड। जब भी हम होम लोन लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उसका एक डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है। वो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 में। और कब मिलता है? जब आपका इंटरेस्ट जो होता है वो अप टू 2 लाख हो। तो मतलब कि अगर मैंने जो लोन लिया है, अगर मेरा उस पर जो इंटरेस्ट है वो अप टू 2 लाख हुआ तो मैं उसको सेक्शन 24 में का डिडक्शन में क्लेम कर सकती हूँ। सिंपल, राइट? बट क्या आपको पता है कि अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है तो उसके साथ ही मैं एडिशनल 50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 80EE में ले सकती हूँ। ये वाला क्लोज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है एंड इसीलिए वो अपना जो सेक्शन 80EE का जो डिडक्शन होता है वो ये नहीं ले पाते हैं। और इससे आप अगर ये डिडक्शन लेंगे तो आपको एडिशनल 50,000 की सेविंग होगी टैक्स में। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 3, जो कि था होम लोन। अगर आप ले रहे हैं तो होम लोन में आपको दो तरह के डिडक्शंस मिलेंगे। 80EE के अंदर आपको अपना एडिशनल बेनिफिट जो है, एडिशनल बेनिफिट 50,000 का डिडक्शन वो आपको जरूर से क्लेम करना है।
उसके साथ अब हम बात करते हैं फोर्थ टिप की। फोर्थ टिप में क्या है कि आप लोग जब भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत सारे मैंडेटरी चार्जेस की लिस्ट दी जाती है। मतलब कहने को आपको लगता है कि यार ये अगर मैं कुछ भी अकाउंट खुलवा रहा हूँ या खुलवा रही हूँ तो ये तो मैंडेटरी चार्जेस हैं ही, बट क्या वो एक्चुअल में मैंडेटरी होते हैं? आंसर इज नो, वो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होते हैं। उसमें से कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जिनको आप वेव करवा सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कुछ चार्जेस को आप वेव करवा सकते हो। करना बस यही है कि आपको देखना है कि क्या चीज़ आप पे अप्लाई हो रही है, कौन से चार्जेस आप पे अप्लाई नहीं होने चाहिए। अब आपको लगता है कि अगर कुछ चार्जेस है जो मुझ पे अप्लाई नहीं होने चाहिए, तो मुझे बस एक रिटर्न में उसको लेटर देना है बैंक को और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग प्लीज़ ये वाले जो चार्जेस है ये मेरे लिए वेव करो, क्योंकि ये चार्जेस मुझ पे अप्लाई नहीं होते। ये आप कब कर सकते हो? जब आपका अकाउंट जो ओपन होना है उससे आपकी पहले का प्रोसेस रहता है। तो इसीलिए अब से कोई भी अकाउंट आप ओपन करवा रहे हो तो आप लोग अब जो चार्जेस की लिस्ट है उस पर भी आप स्पेशली ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए कि कौन सा चार्जेस आप पे अप्लाई होना चाहिए और कौन सा चार्जेस आप पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। और लगता है कि कोई भी चार्ज ऐसा है जो कि मुझ पे अप्लाई नहीं होना चाहिए तो आप लोग उसे वेव करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टिप। अब जैसा कि आपने ये सारे टिप्स यूज करके अब तक तो आपने अच्छा खासा मनी सेव कर ही लिया होगा, तो अब ये जो सेव करना है आपको वो इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो देखिए, इन्वेस्ट के भी दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है लॉक इन, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि लॉक इन पीरियड में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि जैसे कुछ पीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, इनमें 15 साल का जो होता है लॉक इन पीरियड होता है। उसके साथ ही ईएलएसएस में भी कुछ काफ़ी टाइम का लॉक इन पीरियड होता है। तो बहुत सारे लोग अब इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर हम हमारा सारा पैसा कहीं अटका देंगे, कहीं लॉक इन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, तो उसके बाद अगर हमारे को कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, सपोज कुछ भी हेल्थ में आ गया इशू, कुछ भी मेडिकल वाला इशू हो गया, कुछ भी एकदम से कोई खर्चा, बड़ा भारी खर्चा आ गया, या फिर अगर हमें कुछ चीज़ लेनी हुई, तो फिर हम उस टाइम कैसे एकदम से पैसा लाएंगे? तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए लोग ये सोचने में इतना रह जाते हैं कि वो लोग इवन सेविंग अकाउंट में ही अपना ज़्यादातर पैसा है वो वहाँ पे ही डाले रखते हैं, और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट से जो उनका पैसा इंक्रीज हो सकता था वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है कि देखिए, जो आपका सैलरी का पोर्शन होता है, सपोज आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो अब मुझे उसमें से क्या करना है, मुझे एक रेशियो डिसाइड करना है। अब टू मुझे देखना है कि मेरा कितना खर्चा होता है। सपोज मेरा खर्चा होता है 50,000 पर मंथ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ये चीज़ दिख गई। अब मेरे पास बचे रिमेनिंग 50,000, तो मुझे उसमें से सेविंग का प्रोपोर्शन निकालना है और इन्वेस्टिंग का प्रोपोर्शन निकालना है। और कोशिश करिएगा कि आपका जो इन्वेस्टिंग वाला प्रोपोर्शन हो वो सेविंग से कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या करो कि जब आपकी पहले कुछ मंथ्स की सैलरी है उससे आप अच्छा खासा थोड़ा सा एमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लो कि अगर कभी भी कोई भी मेडिकल इश्यूज हो गए या फिर कुछ भी, तो उसमें आपका इमरजेंसी फंड काम में आ सके। ठीक है, अब आपने वो कर दिया है, उसके बाद अब आप कुछ अब आप एक तरीके से सिक्योर हो गए हो। तब आप जब सिक्योर हो ही चुके हो तब आपको पता है कि अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो हमें उस फंड से इकट्ठा करना है। अब आपको अपने ज़्यादातर पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रखने हैं नेसेसरी से, अब आपको वो सारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप डाइवर्सिफाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ फंड जो आपका हो गया वो पीएफ में, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल दो, कुछ आप अपना स्टॉक मार्केट में डाल दो, कुछ आप अपना बॉन्ड्स में डाल दो, कुछ क्रिप्टोस में डाल दो। तो इस तरीके से आप अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है वो रेडी कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो ट्रैक करना है तो आप हमारे वेल्दी ऐप को डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो को भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया कि आपको किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब कि आपको अपना जो पैसा है उसका एक मतलब, अगर मेरा 1 लाख की सैलरी आ रही है तो मुझे देखना है कि 50,000 मेरा हो गया एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद मेरा जो 20,000 है वो चलो मैं अगर सेविंग पे निकाल लेती हूँ। पहली बात, इतना निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए आपका इमरजेंसी फंड ऑलरेडी इकट्ठा। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि उसमें रोक टोक नहीं होती है। तो सपोज क्या हो गया कि मुझे दिख गया कि यार अगर इसमें 1 लाख रुपीज़ है तो मुझे लगेगा कि चलो इससे तो मैं एक आईफोन ही ले लेती हूँ। ऑल्दो अगर हो सकता है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, राइट, बट क्योंकि मुझे वो पैसा दिख रहा है तो फिर मेरे से वो अपने आप ही स्पेंड करने में आ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करना है कि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा ना रख के आप उसको इन्वेस्ट कर दो। रेशियो आप कैसे बना सकते हो कि अगर 1 लाख की सैलरी है तो उसका 5:3
में रख सकते हो। मतलब कि 30,000 आपके हो गए इन्वेस्टिंग के और 20,000 हो गए आपके सेविंग के। तो ये मेरा मैंने अपना रेशियो बताया है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बस कोशिश ये रखनी है कि आप जब भी अगर आपने उस रेशियो को बदलते भी हो, सपोज आप 10,000 जो है अपना वो आप सेविंग में डाल दो और रिमेनिंग जो 40,000 है उसका आप इन्वेस्टिंग कर लो। इस तरीके से आप अपना रेशियो मॉडिफाई भी कर सकते हो। बस कोशिश ये करनी है कि इन्वेस्टमेंट वाला जो रेशियो है आप उसको जो है वो सेविंग से थोड़ा सा ज़्यादा रखो। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्लीज़ इसे ज़रूर से यूज़ करिएगा। मैंने जैसा भी बताया है वैसा आप ज़रूर करिएगा और आप इसके साथ देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा उसके बाद सेविंग होने लगा है अपनी मनी। और उस सेव वाले मनी को आप देखेंगे कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करके और भी अच्छा खासा अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। एंड साथ ही अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, अगर आप सीए हैं, वेल्थ मैनेजर हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी हैं और अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहते हैं और मैनेज करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे वेल्दी पार्टनर ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।